गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें पांचवा चैप्टर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है और उसमें एक छोटा टॉपिक है आज के लिए, अवशोषण की क्रिया। यानी इसके पहले हमने पढ़ा था भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट यानी पाचन, तो उसके बाद में उसको अवशोषित किया जाता है यानी एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो अवशोषण कहाँ होता है और किस प्रकार होता है वो आज हम बताएंगे। अवशोषण की जो क्रिया है वो मैक्सिमम छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत जो होती है, पिछली बार मैंने बताया था कि वैसे तो पूरी पाचन नली 9 मीटर लंबी होती है और छोटी आंत जो है वो 6 मीटर लंबी यानी 22 फीट लंबी होती है। लेकिन वो जितनी 6 मीटर लंबी है, लेकिन उसका जो आंतरिक वाला भाग है, अगर हम उसको आंतरिक काटते हैं तो हमने देखा बाहर पेरिटोनियम, फिर पेशियल लेयर, फिर अधश्लेष्मिक, फिर श्लेष्मिक। तो जो सबसे अंदर वाली है श्लेष्मिक जो झिल्ली है इसकी सबसे आंतरिक वाली, वो आंतरिक वाली जो है वो कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से उसका मतलब अगर अपन यूँ देखें तो अंदर यूँ होती है। और इस वाली से क्या होगा कि अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये बहुत लंबी हो जाती है। तो छोटी आंत वैसे 6 मीटर लंबी है, लेकिन इसमें जो अंदर की श्लेष्मिक झिल्ली है वो बहुत अधिक मुड़ी हुई होती है और इन मुड़े हुए भाग को हम विलाय कहते हैं। विलाय इसलिए होते हैं जिससे कि भोजन का अवशोषण अधिक से अधिक हो सके। विलाय प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का ही अवशोषण करने में ये मदद करते हैं। वैसे तो आमाशय में भी थोड़ा बहुत अवशोषण हो सकता है, लेकिन होता ही नहीं है वहाँ, क्योंकि जो भोजन है वो अपचित रहता है, मतलब वो एंड प्रोडक्ट तक आता ही नहीं है। कोई भी चीज़ ग्लूकोज तक आएगी तो वो अवशोषित होगी, तो ग्लूकोज तक वहाँ आ ही नहीं पाता है, वो थोड़े बड़े कणों में ही रहते हैं। इसलिए आमाशय में पाचन पूरा नहीं होने के कारण कोई अवशोषण नहीं होता। लेकिन पानी का अवशोषण हो सकता है, ग्लूकोज पी रहे हैं तो ग्लूकोज का अवशोषण हो सकता है, लेकिन वो वहाँ रुकते ही नहीं हैं और सीधे आगे निकल जाते हैं। इसलिए अवशोषण की क्रिया मेनली छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। प्रोटीन जो होते हैं, जो हमने खाना खाया है उसमें जो भी प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है अमीनो एसिड। मतलब कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर, दो अमीनो अम्ल के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज होती है, फिर 3 मिलते हैं डाइपेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर बहुत सारे अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो जिनसे बने हैं अगर तोड़ेंगे तो वो ही बन जाएंगे वापस से। तो प्रोटीन अगर टूटेगा तो सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है वो बन जाती है और वो विलाय के द्वारा, विलाय क्या चीज़ है, जो हमारी छोटी आंत है उसकी सबसे आंतरिक वाली जो जगह है श्लेष्मिक झिल्ली, उसमें मोड़, खूब सारे मोड़ हैं, वहाँ विलाय होते हैं। तो विलाय के द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। ऐसे ही जो हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, चीनी खा रहे हैं या रोटी, हलवा, ब्रेड, कुछ भी, आलू, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे छोटी इकाई कार्बोहाइड्रेट की होती है ग्लूकोज, उसमें वो परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन क्या होता है, पाचन यही है ना कि बड़ा अणु भोजन का बिल्कुल छोटा और छोटे से भी सरलतम पदार्थ, सरलतम यौगिक, तो सबसे सरलतम यौगिक प्रोटीन का अमीनो अम्ल होता है, तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का सरलतम यौगिक जो है वो है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं पाचन के द्वारा और ग्लूकोज जो है वो विलाय के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
जब अमीनो अम्ल और ग्लूकोज को विलाय के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो वो रक्त की कोशिकाओं में इनको भेज देते हैं और रक्त की कोशिकाएं इनको शिराओं के माध्यम से यकृत में भेज देती हैं। जितने भी अमीनो अम्ल ग्लूकोज ये सब हैं वो यकृत में चले जाते हैं अवशोषित होने के बाद। जो कुछ में ग्लूकोज और ये वो एनर्जी दे देते हैं और जो बचा हुआ है वो यकृत में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद में जो वसा है वो किससे बना हुआ है? अगर वसा टूटेगा तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनेगा। मतलब एक ग्लिसरॉल का अणु 3 वसीय अम्ल 3 फैटी एसिड्स से मिलकर एक वसा का अणु बनता है। तो जब एक वसा का अणु टूटेगा तो 3 वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल का अणु बन जाएगा। जैसे प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हुआ था सरलतम यौगिक, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ था सरलतम यौगिक, तो वसा के सरलतम यौगिक हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जब बन जाते हैं तो ये जैसे यहाँ तो विलाय ने एब्जॉर्ब किया, यहाँ विलाय के बाहर ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। विलाय के बाहर ही वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद में कोशिकाओं के द्वारा ये अवशोषित करके और उनको पुनः वसा के कण जिन्हें काइलोमाइक्रोन कहते हैं उसमें परिवर्तित कर देते हैं। विलाय के बाहर जो कोशिकाएं हैं उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, किसको? फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को बाहर ही अवशोषित करके इन कोशिकाओं ने वापस से इन दोनों को मिलाकर एक वसा का कण, तो वसा के कण बना देते हैं और वो वसा के कण जो हैं उनका नाम होता है काइलोमाइक्रोन। तो ये जो काइलोमाइक्रोन है ये विलाय के लिम्फ भाग में पहुंच जाते हैं। लिम्फ भाग जो है वो ब्लड के साथ साथ, जैसे ब्लड है धमनी और शिराओं में चलता है ना रेड कलर का, वैसे ही एक पानी जैसा ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है लिम्फ, वो ब्लड की नलियों के साथ ही एक एक नलियाँ और चलती है, उसको हम लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक नलियाँ कहते हैं। तो वो लिम्फ भाग में पहुंच जाता है। विलाय के लिम्फ भाग में, लसिका भाग में ये काइलोमाइक्रोन पहुंच जाता है और लिम्फेटिक कोशिकाओं के द्वारा, लिम्फेटिक कोशिकाएं कौन सी है? जो अभी मैंने बताई कि रक्त के साथ साथ ही एक और नली चलती है और रक्त जैसा द्रव वहाँ पाया जाता है, तो लिम्फेटिक कोशिकाओं के द्वारा ये ले जाए जाते हैं कौन सी चीज? काइलोमाइक्रोन, वसा के कण। और ये जो काइलोमाइक्रोन जब वसा के कण इन लिम्फेटिक कोशिकाओं के द्वारा जब जा रहे हैं तो वो दूधिया दिखाई देता है, वो बहुत सफ़ेद सा दिखाई देता है ये काइलोमाइक्रोन के कारण। और चूंकि वो दूधिया दिखाई देती हैं वो नलियाँ, इसलिए उन नलियों को लैक्टियल्स कहते हैं। वो जो ट्रांसपेरेंट थी, जो बिल्कुल बिना कलर वाला नलियाँ थी, उन नलियों में जो पानी था, लेकिन काइलोमाइक्रोन के कारण वो दूधिया दिखाई दे रहा है और इसलिए हम उन्हें लैक्टियल्स वाहिका कहते हैं। फिर जो ये वसा है, ये काइलोमाइक्रोन यहाँ आ गया लैक्टियल्स से, तो इस वसा के कण को लिम्फेटिक ट्यूब्स रक्त परिसंचरण तक पहुंचा देती है और इस तरह से सब जो हमने भोजन खाया है वो सरलतम यौगिक के रूप में हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और हमारी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है।
वापस से मैं रिपीट करती हूँ कि अवशोषण की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। अवशोषण के पहले डाइजेशन हमने पढ़ा, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ थी, मुंह में क्या हुआ था, आमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, कई सारे पाचक रस थे, उनके बारे में मैंने वहाँ पढ़ाया था। उसके बाद में वो जब छोटी आंत में स्यूक्रेस को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है, या फिर लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, या फिर पॉलीपेप्टाइडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। ये आखिरी था हमारी छोटी आंत के पार्ट में, मतलब सरलतम यौगिक हो गए। सरलतम जो हैं वो छोटी आंत के अंदर आते ही हैं। और छोटी आंत में अगर हमने देखा कि 4 पार्ट्स हैं, तो सबसे अंदर वाला श्लेष्मिक होता है, और जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है बहुत अधिक मुड़ी हुई होती है। मुड़ी हुई जो है उसको हम विलाय कहते हैं, और वो इसलिए होती है कि अधिक से अधिक अपनी सतह बना के एब्जॉर्ब कर ले, भोजन के सरलतम यौगिक को एब्जॉर्ब कर लेवे, और वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में विलाय ले जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में विलाय अवशोषित कर लेता है। लेकिन फैट को वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में विलाय के बाहर ही अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं इनको पुनः वसा के कण काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये काइलोमाइक्रोन जो है वो लिम्फेटिक कोशिकाओं के द्वारा जाते हैं, लेकिन इन लिम्फेटिक कोशिकाओं में ये काइलोमाइक्रोन थोड़ा वाइट सा होता है, वो दूधिया दिखाई देता है, इसलिए ये वाली जो नलियां हैं लिम्फेटिक, इसलिए इनको लैक्टियल्स कहते हैं। इस तरह से जो ये वसा है वो लिम्फेटिक ट्यूब से होते हुए रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। थैंक यू।